नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। इससे पहले हमने यूरोपीय संघ के बारे में समझ लिया है, आसियान के बारे में हमने समझ लिया है, और आज हम चाइना के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चाइना ने अपने विकास के लिए ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, जिस कारण ये कहा जाता है कि जो चाइना है ना, वो 2040 तक अमेरिका जैसे देशों से भी आगे निकल जाएगा। मतलब अमेरिका को भी पछाड़ देगा ये। भारत से तो आगे भी है, हम लोगों को पता है ये बात। हम भले ही चाइना की कितनी ही वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है वो टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, तो चाइना ने ऐसी कौन सी विकास के लिए रणनीतियाँ अपनाई थी, ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई जिससे कि चाइना की अर्थव्यवस्था का जो उत्थान है उतनी तेज गति से हुआ है। इसी चीज़ को हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होगी 1949 से, जब चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, चाइना जो था वो काफ़ी लंबे समय से गृह युद्ध का शिकार हो गया था। मतलब गृह युद्ध चल रहा था वहाँ पे, और गृह युद्ध जो था वो वहाँ पे एक दो पार्टियाँ थी। एक तो भाई सीसीपी यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी कोमिनतांग। ठीक है, कोमिनतांग के जो लीडर थे वो चियांग काई शेक थे। और इधर हम साम्यवादी दल की बात करें यानी कि सीसीपी की बात करें तो माओ त्से-तुंग, शॉर्ट में हम माओ बोल देते हैं। आखिरकार चियांग काई शेक की हार होती है, माओ की जीत होती है, और चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। चाइना ने क्या किया, अपने विकास के लिए सोवियत मॉडल को अपनाया। जो सोवियत संघ का जो विकास का मॉडल था यानी कि साम्यवादी रास्ते को अपना लिया। पूंजीवादी दुनिया के जो देश थे ना, उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए। भाई जितने भी पूंजीवादी देश है, जैसे कि यूरोप के देश थे, अमेरिका जैसे देश है, उनसे शुरू से इसने क्या किया, अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब चाइना ने शुरू में जो विकास का जो मॉडल अपनाया था उसके अंतर्गत क्या किया, उन्होंने एक तरीके से खेती से पूंजी निकाला। मतलब खेती को बढ़ावा दिया, वहां से पूंजी निकाल के जो सरकारी उद्योग धंधे हैं उस पर पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए, उसके विकास पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, खेती से निकाले जा रहे हैं। अब क्या था कि भाई विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी चाइना के पास, इस कारण वो दूसरे देशों से मशीनें आयात नहीं कर सकता था। तो क्या किया, धीरे धीरे जो भी आयातित सामान है ना, जो दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था उनको, उसको अपने देश में ही बनाना शुरू कर दिया। घर के बहुत सारे लोगों के घर के पिछवाड़े में छोटे छोटे उद्योग लगवाने, घरेलू उद्योग लगवाने स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे ही क्या किया उसने, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाना स्टार्ट करवा दिया। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं है वो भी लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पे उपलब्ध कराया गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या था, चाइना की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा था। और जो जीडीपी का विकास था वो लगभग 5 से 6% के आसपास चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो समस्या थी वो जनसंख्या थी। जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही थी, और लेकिन भले विकास कितने भी तेज गति से हो, लेकिन जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो विकास पे क्या कर रही थी, एक तरीके से पानी फेरने लग रही थी। तो इसलिए चाइना ने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, है ना, एकल बाल नीति जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक ही बच्चा आप पैदा करोगे। तो इसने क्या किया, कहीं ना कहीं जनसंख्या के नियंत्रण को बहुत हद तक बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं कि जो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान है वो वास्तव में कब से होना शुरू हुआ। तो ये 1970 के दशक के बाद कुछ नीतियां अपनाई गई थी। 1970 के दशक में, और उसके बाद जो कुछ नीतियां अपनाई गई, उसने क्या किया, चाइना की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान दिया। अब इसमें चाइना ने क्या किया, सबसे पहले 1972 में, अब क्रमवाइज में जो भी डेट बताऊंगा उसको आपको याद करना है। ठीक है, 1972 में क्या किया, चाइना ने अमेरिका से संबंध बना लिए। शुरू में क्या था, अमेरिका से भाई जितने भी पूंजीवादी देश थे उनसे संबंध तो रखा था, लेकिन अब क्या किया उसने, अमेरिका से अपने संबंध अच्छे बनाने स्टार्ट कर दी। इसके अलावा 1973 में क्या हुआ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चाइना के, जिनका नाम था चाउ एन लाइन, उन्होंने क्या किया, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, जिसमें कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को क्या करना था, बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाना था, मतलब मॉडर्न बनाना था। ठीक है, ये 4 प्रस्ताव रखे गए थे 1973 में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास में योगदान रहा वो 1978 में अपनाई गई नीति का रहा। आर्थिक सुधार हुआ वहाँ पे। आर्थिक सुधार में क्या हुआ, खुले द्वार की नीति अपनाई गई, ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चाइना ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे देश की जो कंपनियां थी वो वहाँ पे आके उद्योग धंधे लगा सकती थी, यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं खुले द्वार की नीति। इसके अलावा 1982 में क्या किया, चाइना ने खेती का निजीकरण कर दिया। अब खेती के निजीकरण का मतलब क्या है भाई लोग, देखो खेती के निजीकरण का मतलब है कि पहले क्या होता था, चाइना में खेती भी सरकार के नियंत्रण में ही था। मतलब सामूहिक खेती होती थी, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना दिया जाता था और वहाँ पे सामूहिक खेती करते थे, और सरकार उपज पे कहीं ना कहीं नियंत्रण जमा के रखता था। लेकिन अब खेती का निजीकरण का मतलब ये था कि खेतों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया, हर एक किसानों को सौंप दिया गया। और इससे क्या था कि
किसानों का खेती में इंटरेस्ट पैदा होने लगी है ना, क्योंकि उनके खुद का ज़मीन था और खुद की ज़मीन पे खेती करते थे। पहले सरकारी नियंत्रण में था तो सरकार के लिए उनको खेती करना होता था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अब अपने लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, उपज में वृद्धि हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, है ना। अब उद्योगों के निजीकरण करने का मतलब क्या था कि अब खेतों से जो भी कच्चा माल है उसको उद्योगों में लेके जाके उसको तैयार माल में बदला जा सकता था। तो इससे क्या हुआ, जो उत्पादन है वो बहुत तेज गति से बढ़ने लग गया। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया, इसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। है क्या, इसको समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी पिछड़े हुए इलाके को सिलेक्ट कर लिया जाता है ना। जैसे कि हम भारत के एग्जाम्पल की बात कर ले, नोएडा हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो नोएडा की अगर हम बात करें 15-20 साल पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली खेत हुआ करते थे। लेकिन उसको हमने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत रख दिया। वहाँ पे सस्ते दाम पे बिजली उपलब्ध करा दी, या यातायात के साधन अच्छे कर दिए, है ना। इसके अलावा पानी, जो भी मतलब एक तरीके से उद्योग धंधे की स्थापना के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए थी वो सब कुछ वहाँ पे सस्ते दाम पे उपलब्ध करा दिया। टैक्स में छूट दे दी कंपनियों को। तो क्या है कि जो कंपनियां हैं वहाँ पे क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, निवेश करेंगी। इससे क्या होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ेगा, है ना, FDI में वृद्धि होगी। तो ये जो एक तरीके से विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की जो बात कर रहे हैं हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले चाइना ने ही अपनाई थी। इसका निर्माण चाइना ने किया था, उसकी नकल हमने की। इंडिया ने भी फिर क्या किया, सेज का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, चाइना के विकास में विशेष योगदान दिया। अब आखिर में हम समझेंगे 2001 में क्या किया इसने, विश्व व्यापार संगठन को एक तरीके से मतलब शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शामिल हो गया। इस तरीके से एक तरीके से उसने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा खोल दिया दूसरे देशों के लिए, ठीक है। तो ये सभी विकास की पॉलिसी थी जिससे कि चाइना जो है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है और इतनी तेज गति से चाइना का जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रहा है। देखिए, चाइना ने जो भी विकास की नीतियाँ अपनाई, क्या सभी को इसका फ़ायदा मिला? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना ने जो भी विकास की पॉलिसी अपनाई उसका फ़ायदा सभी लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे भी आज भी बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है। 10 करोड़ से भी जो मतलब ज़्यादा लोग हैं वो रोजगार की तलाश में है, ठीक है ना। महिलाओं के अगर हम काम करने की स्थिति की बात करें तो बहुत ही ख़राब है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुआ है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुआ है। इसके अलावा शहर के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गाँव के लोग अभी भी गरीब हैं। तो ये फासला जो है, ये जो आर्थिक असमानताएँ हैं वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विकास का जो फ़ायदा है वो सभी लोगों को वहाँ पे नहीं मिला है। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत चीन संबंध की। अगर भारत चीन संबंध की अगर हम बात करें तो शुरू में क्या था, जैसे कि हम बात करते हैं भारत जब आज़ाद हुआ और चाइना ने अपने देश से विदेशी शक्तियों का मार भगाया, तो उस समय संबंध थोड़े अच्छे थे। जवाहरलाल नेहरू चाइना पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते थे, आप लोगों को पता होगा। और उसमें कुछ समय के लिए नारा भी लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। लेकिन 1950 के अगर हम आसपास की बात करें तो संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए थे। सबसे मेन मुद्दा था तिब्बत का मुद्दा, क्योंकि जो चाइना था उसने तिब्बत को हड़प लिया था और वहाँ के एक धार्मिक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा। तो दलाई लामा वो भारत आ जाते हैं भाग के, है ना। और दलाई लामा को क्या करते हैं हम लोग, शरण दे देते हैं उनको, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हैं। इस कारण चाइना हमसे किलसने लग जाता है ना। और दूसरा कारण ये था कि भाई जो चाइना है वो लगातार भारत चीन जो बॉर्डर है ना, सीमा है, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बना रहा था, अपनी बस्तियों को बढ़ावा दे रहा था, बस्तियाँ स्थापित कर रहा था। तो इस कारण क्या होता है कि यार दोनों में मनमुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अब मेन कारण जो 1962 का युद्ध हुआ चाइना और भारत का, उसका मेन रीजन यही 2 रीजन थे। एक तो तिब्बत का मुद्दा था और बहुत सारी बस्तियां बना रहा था। भारत चीन जो बॉर्डर है वहाँ पे चाइना अपनी बस्तियों की स्थापना कर रहा था, ठीक है। तो इस कारण 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। युद्ध में भारत की हार हुई और उसके बाद से जो संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहे। लेकिन फिर भी आप लोगों को भारत और चाइना के संबंध में कुछ मेन जो पॉइंट्स आपको बताने होते हैं, उसमें आप पंचशील समझौते के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो पंचशील समझौता वो 1954 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और जो चाइना के प्रधानमंत्री थे उस समय वो चाउ एन लाइन थे। इनके बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था और इसके 5 मुख्य बिंदु थे, 5 सिद्धांत थे, इसीलिए इसको हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। इसमें हम 5 सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई थी। इसके अलावा एक दूसरे देश के ऊपर क्या था, आक्रमण न करने की बात कही गई थी। शांतिपूर्वक सहअस्तित्व की नीति का पालन करना था, ठीक है। इसके अलावा परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना था। एक दूसरे को क्या करना है, सहयोग देना है, एक दूसरे को लाभ को बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी इसमें। दोनों ही देश क्या करेंगे, एक तरीके से जो दूसरे देश है उनकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ये 5 सिद्धांत कहीं ना कहीं किसमें थे, पंचशील समझौते में थे। इसके अलावा देखिए, जब 1962 का युद्ध हुआ ना था, उसके कुछ समय के लिए जो भारत और चाइना के जो संबंध थे वो बहुत ही ख़राब थे।
लेकिन 1980 के आसपास की हम बात करें, 1981 में क्या हुआ, सीमा विवाद को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू हो गया, बातचीत स्टार्ट होने लग गई। और 1988 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने फिर चाइना की यात्रा भी की थी, चाइना गए थे वो। और हम बात करें 1999 से भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार है ना, वो लगभग 30% की दर से बढ़ रहा है। और आपको पता है कि भाई भारत ने अभी काफ़ी कुछ समय से ही हम क्या कर रहे हैं, चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसी हम योजनाएं चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो निर्भरता है वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है ना। हम बहुत सारी चीज़ें, हम जो मतलब सामान इस्तेमाल करते हैं, आप अपने घर में खुद ही देख ले, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो चाइना में ही बनी हुई होती है। तो चाइना का महत्व हर एक इंसान के दैनिक जीवन में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जितना मर्जी चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार कर दे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने घर में ऐसा सामान ज़रूर देखते हैं जो चाइना में ही बनी होती है, ठीक है। तो चाइना भाई अगर हम बात करें, आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से विकास कर रहा है और सभी दुनिया के सभी देश उसका लोहा मानते हैं, हमें भी मानना होगा, है ना। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं यार, हम भी किसी से पीछे तो है नहीं। भारत ने भी अपने विकास के लिए बहुत सारी नीतियाँ अपनाई है और ऐसा कहा जाता है कि भारत भी 2040 तक चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगी। तो भारत भी किसी से कम नहीं है। वैसे इस चैप्टर में हम भारत की भी विकास की जो नीतियाँ है उसको भी समझने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर रहेगा ये, इसमें बहुत सारे पार्ट्स मेरे को बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं और उनके ऊपर अलग अलग मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम 5-6 पार्ट्स या उससे भी ज़्यादा पार्ट्स इसमें इस चैप्टर के ऊपर बन सकते हैं। तो यार वीडियोज़ को आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।